हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये एरोडोप सीरीज का लेक्चर 46 है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 8 है। इस लेक्चर में हम लोग एरोडोप की 2.115 टू 2.121 एंड देन 2.247 टू 2.249 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हीट इंजन की एफिशिएंसी पे बेस्ड होंगी, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको नहीं करवाऊंगा और आप भी उसको स्किप कर सकते हैं, केवल बस कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और इनकेस अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी जो सॉल्यूशन वाली बुक आती है उसमें आप उसका डिटेल्ड फिर मैथमेटिकल पार्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 2.115। कार्नोट साइकिल यूज करना है आपको और इंजन की एफिशिएंसी 10% दे रखी है। अब उसको एज ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन यूज करना है, तो आपको रेफ्रिजरेटिंग मशीन की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एप्सिलॉन फाइंड करनी है। एक बार दोबारा सुन लो। कार्नोट साइकिल यूज करना है और हीट इंजन में जब आप यूज करते हो तो एफिशिएंसी 10% आती है, और जब उसको एज ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन यूज करते हो, मतलब रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, तो उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे हम बोलते हैं। तो देखो फिगर देखो, जैसे ये हीट इंजन होता था ना, यहाँ पे सोर्स होता है हायर टेम्परेचर पे T1 पे, यहाँ पे सिंक होता है लोअर टेम्परेचर T2 पे, यहाँ पे कुछ वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से Q1 हीट लेता है और W वर्क आपको देता है, और बाकी Q2 ये सिंक में रिजेक्ट कर देता है। कुछ इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी आती है वो तुम जानते होगे, ये होती है W/Q1, लेकिन W को मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये फर्स्ट इक्वेशन कह लो। तो इंजन का तो ये होता है कुछ। अब चलते हैं रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में कुछ उल्टा होता है ना, जैसे ये T1 है हायर टेम्परेचर, ये T2 है लोअर टेम्परेचर। T2 से Q2 हीट ली और कुछ वर्क किया, और Q1 ये हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर दिया। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एप्सिलॉन आता है, ये आता है Q2 अपॉन W, या कह लो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसको सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब 1 और 2 से आप लोग ईटा और एप्सिलॉन में एक रिलेशन निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। फ्रॉम 1 एंड 2 आप इस टाइप का रिलेशन निकाल सकते हो। एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा आती है। अब यहां पे ईटा कितनी दे रखी है? 10%। 10% का मतलब ऊपर वाले रिलेशन में तुम्हें 0.1 रखना है।
तो जब आप इस रिलेशन में ईटा को 0.1 रखोगे तो आप देखना एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो 9 आ जाएगा। ये हो गया, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको कार्नोट साइकिल यूज करना है पहले एज ए हीट इंजन, उसमें एफिशिएंसी 10% दी थी, देन एज ए रेफ्रिजरेटर और उसमें तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एप्सिलॉन फाइंड करना था। तो मैंने आपसे कहा एप्सिलॉन की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, और यहाँ पे एफिशिएंसी 10% का मतलब तुम्हें ईटा की वैल्यू 0.1 पुट करनी थी, तो वहां से तुम्हें एप्सिलॉन आ जाएगा 9 के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या है देखो, ये जहां पे T1 T2 और T3 लिखा हुआ है ये आइसोथर्मल है। और बाकी जो रह गई रिमेनिंग वो एडियाबेटिक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एक्सपेंशन ऑफ गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज इन सेम प्रोपोर्शन कहता है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में V फाइनल अपॉन V इनिशियल ये फिक्स है, और इसको मान लो मैं अल्फा कह देता हूं, ठीक है, लेट अल्फा। तो तुम्हें इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है कितनी हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जहां जहां पे टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं T1 T2 और T3 वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बाकी एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगला तुमसे कहा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में V फाइनल अपॉन V इनिशियल की वैल्यू फिक्स है, और उसको मैंने अल्फा कह दिया। तो आपको इस साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो वो देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मैथमेटिकल पार्ट हम छोड़ देंगे और तुम भी स्किप कर सकते हो। की पॉइंट बता देता हूँ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और 6। मान लो ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है देखो, Q23 Q45 और Q61 ये सब 0 होगा बिकॉज प्रोसेस एडियाबेटिक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस समेशन Q पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी पूरे साइकिल में ध्यान रखना बेटा जी, समेशन Q नेगेटिव इसका मॉड अपॉन समेशन Q पॉजिटिव। ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा ना, जैसे पिछले वाले में हमने लिखा था ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिखा था। तो यहाँ पे जो Q2 होता है वो हीट रिजेक्टेड होता है, टोटल हीट रिजेक्टेड।
इसका मतलब समेशन क्यू नेगेटिव आ गया उसका मॉड, और जो Q1 होता है वो होता है टोटल हीट टेकन बाय द सिस्टम, इसका मतलब Q पॉजिटिव ये आ गई वैल्यू। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, देखो अब जो समेशन Q पॉजिटिव होगा वो तुम्हें लग रहा होगा कि 1 2 और 3 4 में होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा ना, बिकॉज यहां तो जीरो है ना हीट, ये वाले में Q जीरो है, ये वाले में Q जीरो है, ये वाले में Q जीरो है। तो आपको लग ही रहा होगा कि जो पॉजिटिव हीट आएगी वो केवल और केवल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगी, तो इसका मतलब ये होगी Q12 प्लस Q34, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो Q होता है वो होता है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। क्यों ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल? तो यहां पे हो जाएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 ln V4 अपॉन V3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये बोला था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में V फाइनल अपॉन V इनिशियल फिक्स है, जिसको हमने अल्फा ले लिया था। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यूज हैं एक्चुअल में ये वैल्यूज अल्फा के इक्वल आ गई। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। यहां पे मैथ सेवस हो गया, समझ गए ना, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। और वो करना क्या है कि जो भी आपके ना एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा, जो है जितनी भी एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, इन ऑल एडियाबेटिक प्रोसेसेस, तीन दे रखी है ना आपको, एडियाबेटिक प्रोसेसेस टीबी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट कर देना। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में जितनी भी इक्वेशन तुम जानते हो उन पर कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर करके, तो वहां से तुम ना V5 अपॉन V6 ये फाइंड करना, तो ये अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा। जो है अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे जो V5 अपॉन V6 होगा ये अल्फा स्क्वायर होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब तुमने देखो समेशन Q पॉजिटिव निकाल लिया है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन Q नेगेटिव भी निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालना है, ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो तुम ये भी कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ Q56 होगा ना, फिर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में होगी ना नेगेटिव 8, अगर आप देखोगे तो ये होगा Q56, और ये प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, ध्यान रखना बेटा। जो है तो ये हो जाएगा nRT3 ln V6 अपॉन V5। लेकिन यहां से तुम देखो V6 अपॉन V5 कितना आ रहा है, ये अल्फा की पावर -2 आ रहा है। देखो ये अगर आप देखोगे तो अल्फा की पावर -2 होना है, लेकिन तुम्हें अल्टीमेटली इसका मॉड लेना था। क्यों मॉड लेना था? तो ये आ गया ट्वाइस nRT3 ln अल्फा स्क्वायर। अब बस हो गया। अब आप ये देखो समेशन Q पॉजिटिव तुम्हें मालूम है, समेशन Q पॉजिटिव मालूम है और समेशन Q निगेटिव मालूम है। इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, बस हो गया। आप देखना ये जो फॉर्मूला बनाया था इसमें पुट कर दो,
तो आपका एफिशिएंसी ये निकल के आ जाएगा। ये करो, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स रह गई है, और इसको मैंने कहा आप इग्नोर भी करोगे तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी फॉर्मूले वगैरह कई लगाने पड़ते हैं, तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वही एफिशिएंसी निकालनी है। 2 आइसोकोरिक हैं और 2 एडियाबेटिक हैं, और वॉल्यूम तुम्हारा ये कहता है 10 टाइम्स चेंज होता है, और वर्किंग सब्सटेंस नाइट्रोजन है। दोबारा देख लो, 2 आइसोकोरिक हैं, 2 एडियाबेटिक हैं, और वॉल्यूम तुम्हारा 10 टाइम्स चेंज हो रहा है, और वर्किंग सब्सटेंस नाइट्रोजन है। तो तुम्हें देखो कुछ इस टाइप से लग रहा होगा। अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ये पी है, ये बी है, ये फिर एडियाबेटिक, फिर आइसोकोरिक, और फिर ये इस टाइप का साइकिल दिख रहा होगा तुम्हें। और वॉल्यूम तुमसे कहता है 10 टाइम्स चेंज होता है, तो ये अगर वी नॉट है तो ये 10 वी नॉट होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब सुनो, अब तुम्हें इसमें और इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू की वैल्यू 0 है, बिकॉज ये एडियाबेटिक है। और इस वाली प्रोसेस में तुम्हें क्यू पॉजिटिव दिख रहा होगा, और ये कितना होगा देखो, एन सी बी डेल्टा टी, इसका मतलब एन सी बी डेल्टा टी का मतलब T1 माइनस T4, और बाय द वे कहीं पे सी बी चाहिए होगा तो उसको R अपॉन गामा माइनस 1 लिख देना। एक तो ये आ गया, और इसमें तुम्हें Q नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन मुझे इसका मॉड लिखना है, ठीक है, इसका मेरे को लिखना है, मॉड लिखना है। तो फिर उसी टाइप से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा एन सी बी, बस वहां पे T3 माइनस T2 नहीं होगा, बल्कि T2 माइनस T3 कर दोगे जब मॉड लेना है, तो T2 माइनस T3 ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, ये कर लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये है। तो अब आप देखो एफिशिएंसी अल्टीमेटली कितनी हो गई, एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस मॉड क्यू नेगेटिव अपॉन क्यू पॉजिटिव। तो एनसीबी तो कैंसिल ही हो जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एनसीबी कैंसिल भी हो जा रहा है। तो ये अल्टीमेटली आ गया 1 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये है। अब लास्ट में मैथमेटिकल पार्ट रह जाता, बस हो गया। नहीं, लास्ट में मैथमेटिकल पार्ट रह जाता है, तो तुम 1 2 और 3 4 उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस निकाल लेना, समझ गए ना, मैथमेटिकल जो पार्ट है वही मैंने तुमसे कहा स्किप कर देना बेटा, इसमें 1 2 और 3 4 ये अल्टीमेटली एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसमें तुम टीवी इक्वेशन कुछ लगाओगे, और फिर लास्ट में ये T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 ये फाइंड करना होगा।
समझे ना, T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4, कुछ ऐसे निकालना होगा बस। और आंसर के अकॉर्डिंग ये 0.4 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन वगैरह हमारी सब कुछ सही है तो आंसर के हिसाब से 0.4 आना चाहिए, सो दैट कि हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई। देखो अगर मैं इसको 0.4 रख दूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को 0.4 रख दूं, तो फिर जो एफिशिएंसी आएगी वो 0.6 या फिर 60% ये आ जाएगी। तो मैंने तुमसे कहा इन टाइप के क्वेश्चंस में आप मैथमेटिकल वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगेन वही है, एफिशिएंसी निकालना है। 2 आइसोबारिक हैं और 2 एडियाबेटिक हैं, बिल्कुल उसी टाइप से है। प्रेशर आपसे कहता है n टाइम चेंज होता है, और जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका गामा दिया हुआ है। प्रेशर n टाइम चेंज हो रहा है, ध्यान रखना बेटा। अब ये हो गया, बस हो गया। वही पीवी डायग्राम भी बना रहा हूँ मैं, पीवी आइसोबारिक एडियाबेटिक, आइसोबारिक एडियाबेटिक, ये कह लो 1 2 3 4 इस टाइप से। और प्रेशर मैंने तुमसे कहा n टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये अगर P नॉट है तो फिर ये n टाइम्स P नॉट है। फिर से वही बात, इसमें और इसमें तुम्हें लग रहा होगा Q 0 है क्योंकि एडियाबेटिक है। इसमें Q पॉजिटिव होगा और इस वाले में Q नेगेटिव होगा। अब तुम्हारा Q पॉजिटिव, ये Q12 होगा, और ये आइसोबारिक है, ध्यान रखना। तो NCP डेल्टा T होगा, इसका मतलब NCP डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1 होगा। अब चलते हैं Q नेगेटिव, लेकिन इसका भी मॉड लेना है, ठीक है, इसका भी मॉड लेना है। तो बिल्कुल उसी टाइप से होगा NCP, लेकिन तुम्हें मॉड लेना था। तो इसका मतलब ये T3 माइनस T4 हो जाएगा। और लास्ट में एफिशिएंसी क्या होगी बताओ? एफिशिएंसी होगी 1 माइनस मॉड Q नेगेटिव अपॉन Q पॉजिटिव, या कह लो 1 माइनस T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1। और फिर से तुम्हारा वही मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो गया। 2 3 और 4 1 में एडियाबेटिक की T और P इक्वेशन लगा देना, बस हो गया। समझ गए ना मैथमेटिकल पार्ट क्या हो जाएगा कि 2 3 और 3 4 में, सॉरी 2 3 और 4 1 में ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब के तुम एडियाबेटिक प्रोसेस की टी पी इक्वेशन यूज कर लेना।
और तुम्हें फाइंड करना होगा T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है ना, तुम्हें फाइंड करना होगा T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1, और हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ये जो आना चाहिए वो n 1 अपॉन गामा माइनस 1 आना चाहिए। आंसर के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए n की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, तब तुम्हारी एफिशिएंसी ये आ जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट द मैथमेटिकल पार्ट। अब चलते हैं 79। कोई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा। एडियोटिक एक्सपोनेंट गामा दे रखा है, दो आइसोकोरिक हैं और दो आइसोबारिक लाइंस हैं। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सच ए साइकिल इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस rises n times both in isobaric heating and isobaric expansion. Isocoric heating and isobaric expansion. आपके थोड़ा सा डिफरेंट है, ये P है, ये V है। आपके दो आइसोबारिक और दो आइसोकोरिक हैं। सिंपल है, ये ऐसे। अब सुनो, यहां पे मान लो प्रेशर P नॉट है और वॉल्यूम V नॉट है। अब आप ये देखो ना, PV इक्वल टू nRT होता है, राइट। इसका मतलब T प्रोपोर्शनल टू PV। तो अगर मान लो T की वैल्यू n टाइम्स हो जाती है, फिर PV का जो प्रोडक्ट होगा वो भी n टाइम्स होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि PV इक्वल टू nRT होता है, इसका मतलब T प्रोपोर्शनल टू PV होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि T की वैल्यू n टाइम्स हो जाती है, तो PV का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, n टाइम्स होना चाहिए। अब सुनो क्या कहता है, आपसे कहता है कि आइसोकोरिक हीटिंग और आइसोबारिक एक्सपेंशन दोनों में टेम्परेचर n टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब एक तरीके से यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये n टाइम्स P नॉट हो जाएगा, और अगर तुम यहां पे देखोगे तो वॉल्यूम फिर n टाइम्स V नॉट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लो क्या किया बेटा मैंने, जो है आप देखो यहाँ पे P और V का प्रोडक्ट P नॉट V नॉट है, तो यहाँ पे हो गया n टाइम्स P नॉट V नॉट, n टाइम्स P नॉट V नॉट। और इधर पे तुम देखोगे हाँ ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे n टाइम्स P नॉट V नॉट था, तो यहाँ पे फिर n स्क्वायर टाइम्स P नॉट V नॉट हो जाएगा ना। n स्क्वायर टाइम्स मतलब इसमें भी टेम्परेचर n टाइम्स बढ़ा है। देखो इसमें तुमसे कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज n टाइम्स, इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट भी n टाइम्स बड़ा होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे भी तुमसे कह रहा है, यहाँ पे भी तुमसे कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीजेज n टाइम्स, इसका मतलब जो पीवी का प्रोडक्ट है इंक्रीजेज n टाइम्स, ये हो गया।
पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 4-1 में टेम्परेचर तुमसे कह रहा है कि n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, तो इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद 1-2 में उसमें भी तुमसे कहता है टेम्परेचर n टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट वहां भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। अब एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना बेटा, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू पॉजिटिव, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू पॉजिटिव। और ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब इस साइकिल के बीच का जो एरिया होगा वो डब्ल्यू नेट होगा, एरिया ऑफ साइकिल। और वैसे बाय द वे एरिया ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ साइकिल हो जाएगा एन वी नॉट माइनस वी नॉट, ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, और एन पी नॉट माइनस पी नॉट, ये आ गया। इसका मतलब ये फाइनली आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू पी नॉट वी नॉट, ये आ गया। ये तो आ गया डब्ल्यू नेट। अब चलते हैं क्यू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो हीट आपको मिलेगी वो 4-1 और 1-2 में मिलेगी। अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हीट 4-1 और 4-2 में मिलेगी, 1-2 में, या सीधे सीधे 4-1-2 कह देता हूं मैं। मतलब ये आएगी क्यू पॉजिटिव इक्वल टू क्यू 4-1-2, सीधे सीधे ये कर सकते हो। इसका मतलब W 4-1-2 प्लस डेल्टा U 4-1-2। अब W 4-1-2 उसके नीचे का एरिया होगा, ये ध्यान रखना, जैसे ये है बेटा, ये और ये है, तो इसके नीचे का ये वाला एरिया आएगा, ध्यान रखना ये पूरा एरिया आएगा बेटा, जो है ये वाला एरिया आएगा। तो ये कितना हो गया, देखो यहां पे था वी नॉट और यहां पे था एन वी नॉट और यहां पे था एन पी नॉट। इसका मतलब ये आ गया एन वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू एन पी नॉट, या कह लो ये आ गया एन माइनस 1 पी नॉट वी नॉट, एक तो ये। अब चलते हैं डेल्टा यू पे। अच्छा ये तो स्टेट फंक्शन होता है ना, सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, बस हो गया, बीच में कहां से आया उससे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखूंगा एन सी वी डेल्टा टी। अब सी वी को लिख दोगे आर अपॉन गामा माइनस 1, और डेल्टा टी को लिख दोगे T2 माइनस T4, ये हो गया। अब इसमें जो NRT2 है इसको तुम P2V2 लिख दोगे, आप देखो ना, इसको लिख दोगे P2V2 माइनस NRT4 को P4V4 लिख दोगे अपॉन गामा माइनस 1। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे हम जाएंगे। और लास्ट में जरा तुम देखो P2V2 कितना हुआ, P2V2 आ गया N स्क्वायर P नॉट B नॉट, N स्क्वायर P नॉट B नॉट माइनस P4V4 कितना हुआ, P4 एंड V4 P नॉट B नॉट,
अपॉन गामा माइनस 1। अब तुम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां से फिर एफिशिएंसी निकाल देना। फाइंड एफिशिएंसी। पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। पूरे उसमें तुम देखोगे तो पी नॉट वी नॉट ये कैंसिल हो जाता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस एफिशिएंसी के हैं ये वाले, ये करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। दो पार्ट हैं, पहले आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, तीन है। और एक में आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल है। और तुमसे एक चीज कहता है कि आइसोथर्मल में मिनिमम टेम्परेचर ऑफ होल साइकिल रहता है, और एफिशिएंसी निकालनी है अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर n टाइम्स तुम्हारा बढ़। आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, पहले पार्ट में ये है। दूसरे में आइसोबारिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ये है। और आइसोथर्मल में तुमसे कह रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर है, और टेम्परेचर तुम्हारा n टाइम्स बढ़ता है। तो इसमें तुम एक चीज देखो कि अगर मैं ए पार्ट में पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये हो गया, देखो ये एडियाबेटिक है। इसका मतलब इसमें तो क्यू जीरो आ गया। और ये आइसोथर्मल है। और इस पूरी प्रोसेस में तुम्हारा मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना। इस पूरी प्रोसेस में मिनिमम टेम्परेचर है, और उसको मान लो टी नॉट कह देता हूं मैं। और तुमसे कहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर n टाइम्स तक जाता है तुम्हारा। इसका मतलब यहां पे तुम्हें लग रहा होगा कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा, तो यहां पे जो टेम्परेचर आएगा वो n टाइम्स T नॉट होगा। अब सुनो, Q पॉजिटिव ये तुम्हें दिख रहा होगा Q12 में दिख रहा होगा, ठीक है ना। Q पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा 1 2 में, और ये आइसोकोरिक है, तो इसका मतलब NCV डेल्टा टी। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं NCV का मतलब R अपॉन गामा माइनस 1। और डेल्टा टी का मतलब देखो, ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर, इसका मतलब एन टी नॉट माइनस टी नॉट। आई थिंक ये आ गया होगा समझ में। और जो नेगेटिव हीट होगी वो 3 1 में होगी। क्यों नेगेटिव हीट 3 1 में होगी? लेकिन उसका हमें मॉड लेना होगा, नहीं है, उसका मॉड लेना होगा। तो मॉड ऑफ क्यू नेगेटिव ये हो जाएगा, आइसोथर्मल है, ध्यान रखना बेटा जो है, ये हो जाएगा NRT0 ln, ये अपॉन ये हो जाएगा, बिकॉज हमने मॉड निकालना है, तो V3 अपॉन V1 हो जाएगा।
और उसके बाद सिंपल है, उसके बाद तुम 2 और 3 में एडियाबेटिक वगैरह वो सब प्रोसेस में लगाओगे और इसकी वैल्यू फाइंड करो, बस हो गया। मतलब एफिशिएंसी जो लगाओगे वो फिर लगाओगे 1 माइनस मॉड ऑफ क्यू नेगेटिव अपॉन मॉड ऑफ क्यू पॉजिटिव, ये कह लो। और उसके बाद जो भी तुम्हें 2 3 है फॉर एग्जांपल, उसमें एडियाबेटिक की इक्वेशंस लगा लोगे एंड सो ऑन करके। वो मतलब जो वैल्यू अननोन रह जाएंगी वो ध्यान रखना जो है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जैसे 2 3 में क्यू 0 हो गया, 1 2 में क्यू पॉजिटिव होगा, 3 1 में क्यू नेगेटिव होगा। और आइसोथर्मल में तुमसे कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर है, तो 3 1 में मिनिमम हो गया। और उसके बाद तुमसे कहता है कि टेम्परेचर मैक्सिमम 10 टाइम्स बढ़ता है, तो ये हो गया इस टाइप से जो है। ऐसे मैं दूसरे का बस केवल वो बना दे रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ पीवी, उसमें फिर तुम दिमाग लगाना। स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ये पी है, ये बी है, तो इसमें तुम्हारा कुछ देखो ऐसे बनेगा बेटा जो है। ये हो गया देखो, एडिविटी का स्लोप ज्यादा होता है, ध्यान रखना बेटा जो है। एडिविटी का स्लोप ज्यादा होता है, इसका मतलब ये एडिविटिक वाला है और ये आइसोथर्मल है। और इसी में तुम्हें मिनिमम टेम्परेचर बोला था ना, टी नॉट बोला था, क्यों? इसी में तुम्हें मिनिमम टेम्परेचर पी नॉट टी नॉट बोला था। और एक तुम्हें लग रहा होगा कि इस जगह पे पीबी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये टी नॉट टाइम्स एन होगा, बस यहाँ पे ये है। ये देखिए, उसके बाद इसमें 0 हीट होगी, इसमें पॉजिटिव हीट होगी, और इस वाली प्रोसेस में नेगेटिव हीट होगी। लेकिन उसका भी हमें क्या करना होगा, मॉड लेना होगा, बस ये। अब चलते हैं अगले पार्ट में, केवल फिगर बनाते रहो, बाकी फिर ये टाइम मिले तो देख लेना, अदरवाइज कोई बात। अब उसमें ये उल्टा कह देता, बस हो गया। देखो, कंडीशंस आर द सेम एज इन foregoing problems with the exception that isothermal process proceeds at the maximum temperature of the cycle। अब क्या आइसोथर्मल में मैक्सिमम होता है, तो देखो इसमें तुम्हें कुछ इस टाइप से मिलेगा बेटा। ए पार्ट में ये पी है, ये बी है, इसमें तुम देखो ऐसे कुछ आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये आइसोथर्मल है। और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है, ये एडियाबेटिक है। और इसमें तुम्हें Q की वैल्यू 0 दे रखी होगी, ये भी आ गया। और इसी में तुम्हें लग रहा होगा Q पॉजिटिव है, और इस वाले में तुम्हें लग रहा होगा Q नेगेटिव है। और एक चीज और, इस जगह पे टेम्परेचर तुम्हें लग रहा होगा सबसे कम होगा, और वो टी नॉट बाई एन होगा। ये क्या, ये हो गया, सो ये तो पहला पार्ट आ गया। अब इसी का बी पार्ट क्या रहा होता, ये पी है, ये बी है। बी पार्ट कुछ ऐसे रहा होता,
ये कह लो। ये आइसोथर्मल, और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है। ये एडियाबेटिक, इसमें Q 0, और इसी में तुम्हें लग रहा होगा कि Q पॉजिटिव होगी, और इस वाले में तुम्हें लग रहा होगा Q नेगेटिव होगा। और जो आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा वो तुम्हें लग रहा होगा इस जगह पे मिलेगा, क्यों? और वो टी नॉट बाई एन ये होगा। इसके बाद फिर आप लोग ट्राई करें। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कॉम्प्रेशन हो रहा हो तो हीटिंग होती है, तो इसका अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। जैसे तुम ये देखो ना, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है, इसका मतलब उस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगर एडियाबेटिक में तुम जानते होगे ये P है, ये V है, अगर ये है तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर एडियाबेटिक में ये प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। ये भी बेसिक चीज का ध्यान रखना। ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तुमने काफी किया होगा। ये रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो यहाँ पे तुम्हें जंक्शन टेम्परेचर निकालना होता है, कितना होगा। तो तुम जानते हो कि हीट करंट होती है ना बेटा, जैसे ये H1 है मान लो, और ये H2 है, तो दोनों के दोनों सीरीज में है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं बताओ, H1 इक्वल टू H2 पुट करते हैं ना, इसमें हीट करंट पुट करते हैं ना, H1 इक्वल टू H2। और H को हम लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस R, और थर्मल रेजिस्टेंस को लिखते हैं L अपॉन Ka। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, क्यों? अब H1 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, देखो T1 माइनस टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1A। अब H2 के लिए आ जाओ। H2 के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो T माइनस T2 होगा, और थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2 अपॉन K2A। तो यहां से तुम T निकाल लो, बस हो गया। क्वेश्चन में मैं देख रहा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें कहीं पे दिया नहीं हुआ है कि सेम है, लेकिन फिर सेम मान के तुम्हें करना पड़ेगा उसमें, ये ध्यान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी सिंपल है, दो रॉड्स हैं, L1 L2 K1 K2। इसको एक ही रॉड लेनी है तुम्हें,
L1 प्लस L2 की। और इसका K पूछा हुआ है, K कितना होगा, कि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहे, इस टाइप से कुछ पूछ रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, देखो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है, और इस रॉड का रेजिस्टेंस R है। तो आपको बस सीरीज में दोनों दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू R के इक्वल करना है। R1 प्लस R2 इक्वल टू R के इक्वल पुट करना है, और R1 को कितना लिख सकते हो, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, और R को कितना लिख सकते हो, L1 प्लस L2 अपॉन K इंटू A। ये आ गया, A कैंसिल हो गया, तो यहां से तुम K फाइंड कर लोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दो रॉड्स को मिला के एक सिंगल रॉड बनानी है एक ही मटेरियल की, उसका तुम्हें K निकालना है, सो दैट की थर्मल कंडक्टिविटी कह लो या रेजिस्टेंस कह लो वो इक्वल हो। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 को किसके इक्वल रखना है तुम्हें, R के इक्वल रखना है। ये अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लेंथ L है और थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हें K इक्वल टू अल्फा बाई टी दे रखी है, अल्फा कांस्टेंट है, और T1 और T2 दो एंड्स दो टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। तो तुम्हें T एज ए फंक्शन ऑफ X निकालना है, X जहां से T1 वाले एंड से डिस्टेंस है, और तुम्हें हीट फ्लो डेंसिटी निकालनी है। दोबारा सुन लो, रॉड की लेंथ L दे रखी है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, अल्फा अपॉन टी से, अल्फा कांस्टेंट है, और दो एंड्स T1 और T2 टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। तो T1 एंड से X डिस्टेंस पे क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना है, और हीट फ्लो डेंसिटी ये निकालनी है। तो पहली बात तो जो तुम्हारी हीट फ्लो डेंसिटी होती है ना, ये होती है बेटा हीट करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम कहते हैं हीट फ्लो डेंसिटी। और वैसे बाय द वे ये हीट करंट क्या होती है, तो डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब हीट फ्लो डेंसिटी एक तरीके से हुई हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए ना, इसको क्या बोलोगे बताओ, जो है हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। और हीट फ्लो पर यूनिट टाइम को हम हीट करंट कहते हैं, तो इसका मतलब H अपॉन एक आ गया, ये है। अब इसमें देखो क्या करोगे, जैसे मान लो ये T1 पे है, ये T2 पे है, यहां से मैं X डिस्टेंस पे जाता हूँ, और dx की एक स्ट्रिप लेता हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर मान लो T है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T है, तो यहाँ पे जो इस वाले के लिए हीट करंट लिख रहा हूँ मैं, हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होती है बेटा, ध्यान रखना, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये बताओ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे जो है, तो माइनस
dt अपॉन r का मतलब l अपॉन के dx और ka ऊपर चला जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, जो है मैंने ये लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब L अपॉन के ए लिखा है। अब आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस को dt लिख दिया मैंने इतने पोर्शन में, लेंथ को dx लिख दिया, के ए ऊपर चलाई गया, और माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है। समझ गए ना? नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव साइन का मतलब हो गया एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉरी एज x इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, क्योंकि हीट इधर को जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हीट का जो फ्लो हो रहा होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा होगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो k है वो अल्फा अपॉन टी दिया हुआ है। एक्चुअली मेन ये है कि k की वैल्यू अल्फा अपॉन टी दे रखी है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसको h के इक्वल रख दिया तुमने, तो ये इक्वेशन बन गई। ये समझ लो तुमने, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन बन गई है तुम्हें बस। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ध्यान से देखना बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, x की जो लिमिट रखोगे वो 0 से l रख देना, और t की जो लिमिट्स रख दोगे वो t1 से t2 तक रख देना, और यहां से तुम्हारा h निकल जाएगा फिर। और एक बार तुम्हें h पता चल गया, ठीक है ना, एक बार तुम्हें h पता चल गया, उसके बाद h अपॉन a निकाल लेना। देन फाइंड h अपॉन a। h निकाल लोगे, पहले पार्ट में h निकाल लोगे बेटा, जो है ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया एक तरीके से। अब चलो दूसरे पार्ट में, x की लिमिट रख देना 0 से x, और टेम्परेचर की लिमिट रख देना T1 से T, और यहां से तुम T निकाल लोगे, बस हो गया। फाइंड T, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना। x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटी सी dx की स्ट्रिप ली, और वहां पे टेम्परेचर को मैंने T एज्यूम किया, तो वहां पे जो हीट करंट होगी, माइनस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे x बढ़ा वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। और मैंने लगाया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L अपॉन के। टेम्परेचर डिफरेंस को लिखा dt, लेंथ को लिखा dx, k को लिखा अल्फा अपॉन t और a। और उसके बाद तुम्हें बस इंटीग्रेशन लिखना है। जैसे पहले पार्ट में x को रख दो 0 से l, टेम्परेचर को रख दो T1 से T2, तो वहां से h निकल जाएगा, और एक बार h फाइंड किया तो h बाई a आ जाएगा। और दूसरे पार्ट के लिए मैंने तुमसे कहा x की लिमिट रखना 0 से x, और टेम्परेचर की लिमिट रखना T1 से T, तो वहां से तुम्हारा T निकल के आएगा। तो ये हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।